एक मूवी आ रही है नेपोलियन की नाम से, ठीक मैंने है, नहीं देखा जिसमें इसका टीजर। चलो इस हॉकिन पॉडकास्ट में फोनिक्स। पहली बार मैंने ये हाँ। बात बोला कि ये मैंने नहीं देखा है। ठीक है। भाई ये तुम हमेशा बोलते हो, तो ठीक है। इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, आज हमारे वाले में। अच्छा, आज मैं इस सब वाले में आज वाले में हमारे सब जो देख के आया thumbnail था। देखे सब थे, देखा वो होगा। आज वाले में चला ना। बोला भी दिव्यांशु नहीं, बाय द वे अच्छा अच्छा पॉइंट बोला है भाई। हाँ, तो जोक्विन फिनिक्स, पता नहीं उनका हॉकिन नाम। फोनिक्स भाई। वॉकिन Joaquin फिनिक्स। Phoenix। हॉकिन वॉकिन फोनिक्स, फिनिक्स। ओ मानो भाई इतिहास से ये पहली देखो, बार सुनो हम सुनो लोगों ने सुनो। किसी चीज में करेक्ट किया नहीं नहीं प्रशांत भाई सुनो को। सुनो, पता है ये इंडियन लोगों का बड़ा गंदा आदत है कि एक नॉन नेटिव लैंग्वेज में किसी को सही करके बहुत कूल बनते हैं। जबकि वह वो लोग हमारा नाम गलत लेता है। मैं गलत ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है? मेरा मेरे वो अरे, फर्स्ट लैंग्वेज मेरे को थोड़ी ऑफिस है। का वो सीन याद आ गया जब माइकल स्कॉट नहीं एक बार एक चाइना वाले पॉइंट पे उसको हरा देता है, जो बंदा हमेशा फैक्ट बोलते रहता था। ऑफिस देखा है? वो हमेशा ऑफिस फैक्ट्स देखा बोलते नहीं रहता हूँ, है। लेकिन थोड़ा बहुत सीन देखा हूँ। वो हमेशा फैक्ट्स, मतलब बेसिकली उसका जो कैरेक्टर वो हमेशा फैक्ट्स बोलते रहता है। ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन द ऑफिस, ओके, और सब ये बात मानता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है ना कि माइकल स्कॉट जो कि मतलब बॉस है, वो मतलब एकदम ये है, उसको कुछ पता नहीं है, वो कोई एक बात सही बोल देता है, ठीक है, और वो गलत बोल देता है, और उसके बाद पूरा दिन उस बंदे को जो लपेटता है भाई, पूरा ऑफिस मिलके कि तू गलत कैसे बोल दिया। हाँ तो भाई कैसे गलत बोल दिए और तुम बताओ। माइकल स्कॉट रहता है कि मैं ऑस्कर से ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, मतलब ऑस्कर अब कुछ नहीं, तो अब मैं वही ही आता है हूँ। भाई तो कि वही हमारे जो सिचुएशन यहाँ जोकर बना। हैं हाँ। वो नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि एक काउंसिल भी रहे थे फ्रेंच हिस्ट्री में, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है भाई कि मैं इस वाले टॉपिक को क्यों इंक्लूड किया हूं जबकि ये किसी एक हिस्टोरिकल फिगर से कनेक्टेड है, भाई ये वो बंदा रहा है ना जिसके मिलिट्री स्ट्रेटेजीज आज भी आर्मी एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है पढ़ाई जाती पूरे दुनिया भर में भाई। इस पे हम लोगों ने पहले बात ठीक भी है। करा हुआ बाय द वे पॉडकास्ट में। लिटरली उन्हें पढ़ाया जाता है उसके जिंदगी के बारे में, उसके करियर के बारे में, और आप कह सकते हो भाई पूरे इंसानी इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट ओवर एम्बिशियस पर्सनैलिटीज का अगर आप लिस्ट बनाओगे, नेपोलियन उसमें होगा ही होगा। एलेक्जेंडर हुआ भाई, या चंगेज खान हुआ, ये सब तो रहेंगे। जो अपने अशोक हुए, अशोक सम्राट। तो नेपोलियन उनमें से एक रहेगा ही भाई वहां, ठीक है। आप इसे एक मार्किंग स्टोन कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला बात भाई मैं यही पूछना चाहूंगा, ये नाम तो सुने होंगे भाई कम से भाई कम। देखो, नाम तो जिसे सुना मैं है। बोलता हूँ, नाम सुना है, एक्टर का नाम सुना है, ट्रेलर भी देखा है, ठीक है, हाँ। लेकिन अपने को आइडिया नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री वाले बंदे तुम हो, तो हम लोग यहाँ बस बैठ के सुनेंगे, तुम ज्ञान नहीं, दे मेरे दो। को हिस्ट्री भी थोड़ा पता है, लेकिन ऑब्वियसली प्रशांत इतना तो नहीं पता है, बट मेरे हाँ, को हाँ। आइडिया है नेपोलियन कौन था, कैसे था, क्या था, अपने कहाँ को था, उतना आइडिया बचता है, उतना ही पता कब है था, जितना ये प्रशांत सब ने मुझे पता पहले है। बताया हुआ है। जब भी पिछले पॉडकास्ट हम लोग बात की थी भाई, याद होगा भाई, वकांडा फ्लेवर से रिलेटेड, याद है? नहीं नहीं, हम तो उस एनसीईआरटी से हाँ। बहुत पढ़ते थे, तो मेरा नंबर अच्छा आता था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत ये सब पता अरे है। भाई ही द पड़ाकू गाय, समझे? फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिंग 10th तक अब ही बिट्टू बस। भाई, बिट्टू नेपोलियन बताओ भैया। नाम सुने होंगे आप, नाम सुना है। और क्या सुने हैं? बहुत अच्छा आदमी उसमें था। अच्छा बोलेगा भाई। नहीं, भाई, नहीं, हाँ, नहीं, अच्छा नहीं, बोलेगा, मुझे पता है पॉजिटिव बताएगा इसमें। बताओ बताओ बताओ, बिट्टू नहीं, में इसमें मैंने पॉजिटिव उसका बोल दिया, देखना फिर। नहीं, हमको जहाँ तक कि है वो क्या बोलते हैं, कॉन्करिंग टाइप का इंसान था, मैंने ये करने वाला। ओवर एम्बिशियस मतलब इज बोले अ गुड तो पायरेट टाइप ऑब्वियस से ना बात भाई, है। इज अ गुड हाँ। पायरेट ना। पायरेट। अरे हाँ, वो वाले डिज्नी समझे ना, डिज्नी वाला लॉजिक, इज अ गुड पायरेट। खैर आते हैं, पता है भाई, तो छोटा सा रखते हैं, 5 मिनट में मैं इसे सम अप कर दूंगा भाई, फिर हम लोग एनिमे के तरफ बढ़ेंगे। ऑडियंस, तो अगर तुमको नहीं देखना वो 5 मिनट पार्ट स्किप आने मार वाला है, देना। ठीक है। और हाँ जिन्हें ये बोरिंग लगे हाँ। तो ऑब्वियस बात है, टाइम स्टैम्प डाला रहेगा, आप सीधे एनिमे वाले पे कूद जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई उस सवाल से जो स्कूल में रहते हुए हम सभी ने कभी ना कभी एक दोस्तों से पूछा हुआ था, साला ये हमारे हिस्ट्री बुक में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों है? हाँ। क्या फ्रांस हमारा हिस्ट्री पढ़ रहा है? नहीं नहीं। पढ़ रहा है। हम फ्रांस की हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? ये सवाल ऑब्वियस बात है। और जो भी हमारे ऑडियंस हैं जो कि अभी स्कूल वाले अपने ईयर्स में स्टेज में है, है। खास करके अगर आप 9th क्लास में हैं, 9th तो में ही था। आपके हिस्ट्री बुक में एक चैप्टर होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बुरी बात यह है कि ससुरा बुक ही वहां से स्टार्ट होता था, ठीक और साला है। बहुत भाड़ी भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करना, पता है, उसमें बहुत बिल्कुल, साला इधर उधर था। लेकिन मैं आज भाई उसका नाम आपके भी याद लिए करना बहुत भारी काफी होता है उन लोग का। छोटे ग्लिम्स में भाई, पता है, सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बता दिया जाए भाई, क्योंकि हमको लगता है हम बिकॉज नहीं पढ़े पॉप थे। कॉप शो इज द जेनिथ ऑफ नर्ड्स, यहाँ पे गीकीनेस कम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं भाई, अमेरिका भी एक वक्त पे
सो कॉल्ड गुलाम हुआ करता था। वो बात अलग है कि ससुरे 2 ब्रिटिशर का ग्रुप ही आपस में लड़ा था, ठीक है। पता नहीं उन्होंने किससे आजादी ली, उन्होंने खुद से खुद को आजादी दिलवाई है भाई, भाई वो ठीक डायलॉग है। नहीं खिलजी का, तो ये मैंने अपने आप को गिफ्ट करा करके। अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें पता है भाई पैसे कौन लगा रहा था? उसमें पैसे लगा रहा था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की इंग्लैंड से नहीं बनती थी। तो फ्रांस ने देखा कि भाई इंग्लैंड का कंट्री यहाँ है, लेकिन इंग्लैंड का जो कॉलोनीज है यूएसए में, इन दोनों के बीच में हो गया है अनबन। तो ये पैसे दिया भाई यूएसए को कि तू लड़ इंग्लैंड के अगेंस्ट। इतना पैसा दे दिया भाई कि फ्रांस बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गया। तो लुइस 16 जो उस टाइम के किंग थे, बोले भैया इससे नहीं चलेगा यार, पैसे चाहिए। तो उन्होंने एक मीटिंग बिठाया, मीटिंग में बुलाए वो तीनों वर्ग को जो सोसाइटी का उस टाइम पे था, क्लर्गी, नोबल और थर्ड स्टेट, ठीक है। तो तो नाम है तीनों क्या? के रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ ये तीनों वर्ग हैं भाई अच्छा सोसाइटी के। वर्ग। क्लर्गी सबसे ऊपर वाला वर्ग भाई, नोबल्स उसके नीचे, और थर्ड स्टेट यानी कॉमन लोग, हम जैसे, ठीक है। आम जनता। तो लुइस 16 उनको बुलाया एक असेंबली में कि बात करना है भाई, देखो काफी इकोनॉमी खराब है। तो पता है क्या डिसाइड हुआ? लुइस 16 बोला यार फंड चाहिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेट पहले हाथ खींच लिया कि साले तुम लोग बोलते हो फंड चाहिए, वसूलते हम लोग से हो, सारे टैक्स हम पे लगते हैं, ये नोबल और क्लर्गी पे कुछ नहीं लगता कुछ नहीं तुम्हारा। लगता। और पता है भाई थर्ड स्टेट के लोग पहुंचे ही इस उम्मीद में थे कि चूंकि हमारी आबादी ज्यादा है, कॉमन पॉपुलेशन की आबादी ज्यादा है, नोबल्स लोग बहुत कम होते हैं भाई, तो कॉमन पॉपुलेशन की आबादी ज्यादा है, इसलिए हमारे हक में ज्यादा वोट का पावर है। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो इन्हें पता चला कि सबको बराबर वोट का वैल्यू दिया गया है, यानी एक क्लर्गी के वोट का जितना वैल्यू है उतना ही एक नोबल का है, और उतना ही हम थर्ड स्टेट वालों का भी है। तो इन्होंने बोला ये तो नाइंसाफी है भाई। लुइस 16 बोला देख भाई जो है ये है, लेना है तो ले, वरना देख ले, इतना टाइम से दबाते चले आए थे, वापस से हाथ डाल के निकाल लेंगे। तो वो सब उसे अबैंडन कर दिए, उस मीटिंग को जो उन्हें बुलाया गया था। वो वहां से बाहर निकले, और ये साल था 1789 का, ठीक है। और वो उसी टाइम पे डिक्लेयर किए थे कि आज से हम कोई भी नियम नहीं मानेंगे, और उन्होंने अपना नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा, ठीक है, सॉरी नेशनल असेंबली, ठीक है। और उनका एक ही मकसद था कि अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और फ्रांस को कंप्लीट मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाए, यानी राजा को भी उस संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब नोबल वाले बोले देख भाई राजा ये सही नहीं चल रहा। तो राजा बोला यार क्या करे, क्योंकि देखो राजा चूतिया होता है भाई, ये हमेशा से कहा गया, राजा को दिमाग नहीं होता कभी भी नहीं भाई, वो बस एडवाइसेस पे चलता है, ठीक है। तभी नोबल्स तो ने कहा मिनिस्टर्स है ना। रोडी रोडी हाँ बोलता है ना, प्रेसिडेंट को उतना ही हाँ पता होता है जितना कि सूरज उगा है, सूरज हाँ कब वो उगा है जब जो हम मैं बताता हूँ, तब उतना ही हाँ। पता चलता है। तो नोबल्स बोले भाई कुचल दे, इन लोग का बकचोदी बढ़ रहा है। तो लुइस 16 जो है भाई बोला ठीक है भेजो आर्मी को। तो जब वो वहां पे लड़ने पहुंचे, ये लोग भड़क गए भाई नेशनल असेंबली वाले, और ये लोग गए कहाँ, बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ने। 1789 द फॉल ऑफ बेस्टाइल, वो बिगनिंग था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब जब 1789 के बाद फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी राजा को भी संविधान के हिसाब से चलना पड़ा, तो जो अगल बगल के जो किंगडम्स थे ना वो डर गए भाई, कि क्योंकि रेवोल्यूशन फैलता है भाई, रेवोल्यूशन को एक दीमक जैसा कहा गया कि एक जगह पनपाना तो वो फैलेगा, और आसपास के किंगडम्स नहीं चाहते थे कि उनका बीमारी मेरे यहाँ तक आए। तो आसपास के किंगडम्स जो है वो एक अलायंस बना लिए, जिसमें था भाई ऑस्ट्रिया, प्रशिया और सेवॉय। सेवॉय एक किंगडम ऑफ इटली था भाई, जैसे किंगडम ऑफ इटली में बहुत सारे आते थे छोटे छोटे किंगडम्स, सिसिली हुआ, टस्कन स्टेट हुआ, पेपल स्टेट हुआ, सार्डिनिया हुआ, सेवॉय हुआ। तो सेवॉय, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये तीनों एलाय बनाए, बोले दे दो फ्रांस को, इन लोग का ज्यादा हो रहा है। तो 1789 से 92 तक वो पूरा एक वॉर का फेज चला भाई, जिसको कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर का जो जब टाइम था, फ्रांस बहुत बुरी तरह हार रहा था भाई शुरुआत में। ऑब्वियस सा बात है यार कि अभी अभी वो उभरा ही है काफी एक रेवोल्यूशन से, वो 3 किंगडम्स के अगेंस्ट जीत नहीं पाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो वहां का रेडिकल पार्टी था वो पावर में आ गया, लोगों को भड़का के कि देखो भाई ये हार रहे हैं ससुरे। और ऊपर से जो मेजर पोस्ट थे आर्मी के ऊपर वाले पोस्ट, वहां पे नोबल्स रहते थे, और वो नोबल्स जो है भाई वो दुश्मन की तरफ डिफेक्ट हो गए,
यानी वो धोखेबाजी कर दिए भाई, वो हाथ मिला लिए दुश्मन के साथ। इन सब का हवाला देते हुए फ्रांस का जो रेडिकल पार्टी था जैकोबिन्स, वो पावर में आया। जब जैकोबिन्स पावर में आया तो उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, उन्होंने बनाया नेशनल कन्वेंशन और उन्होंने कहा हम दोबारा संविधान लिखेंगे। और उसका लीडर था रॉबिस्पियर। अब वो इतना ब्रूटल बंदा, ठीक है, इतना ब्रूटल, उसका एक ही आइडिया था, मेरे अगेंस्ट जो खड़ा होगा मार दो इन्हें। वहां पे एक मशीन था जिसको कहा जाता था गिलोटिन, वो लेटाते थे, एक ब्लेड सर पे गिरता था, Yes. सर कटता था, ठीक है, देखेंगे बहुत सारा कार्टून मूवी में भी दिखाया गया है। है। हाँ, वो पता है भाई इतने लोगों को गुलिटिनाइज करवाया, अपने ओपोनेंट से लेके इवन अपनी पार्टी वाले को भी, कि तू मेरे अगेंस्ट जा रहा है, लेटाओ इस साले को, काटो इसको भी। एंड में फ्रांस के लोग तंग आ गए और वो रोबेस्पियर को ही कटवा दिए कि यार इसका बकचोदी बहुत हो रहा है, वो डिक्टेटर बन गया था भाई। लेकिन इन सारे सिनेरियोज में एक होता है ना भाई, जो केजीएफ में भी कहा गया था कि ये इनायत खलील और ये शेट्टी अन्ना के बीच में जो झड़प है, उसके बीच में मुंबई में एक ऐसे कदम पड़ चुके थे जिसके चप्पल का साइज तो छोटा था, ठीक है, पर उसका एम और विजन बहुत बड़ा था। तो ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर के सिनेरियो में ना, कहीं फ्रांस के आर्मी में एक बंदा था, भाई था, ठीक है, काफी छोटे पद पे, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, किसी को आइडिया नहीं था कि इन फ्यूचर ये बंदा क्या बनने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर के ही दौरान फ्रांस पे अटैक होने वाला था भाई तुम्हारा स्पेन और इंग्लैंड का। तो वो अटैक को ये बंदा डिफेंड करवा दिया, जिसका कहानी मैं बताया भी था हमारे वकांडा फॉरएवर वाले में, कि ये नेपोलियन का ही दिया हुआ आइडिया था कि हम उन्हें एक बे के तरफ लाते जो कि काफी नैरो है, और जैसे वो वहां घुसेंगे तो हम उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, और फर्क नहीं पड़ता कि उनका आर्मी कितना आर्टिलरी के साथ आया, अगर हम ऊपर से हमला करेंगे तो हम जीतेंगे भाई। ये वर्क भी किया था, और सीधे नेपोलियन एक छोटे से पोस्ट से ब्रिगेडियर जनरल पे प्रमोट कर दिया गया था। और जब वो नेशनल कन्वेंशन के लोगों को बचा दिया था भाई एक और अटैक से, वो उसके बाद सीधे जनरल बना दिया गया था। एक कहा जाता है ना भाई, आपको सक्सेसफुल होना है तो किस्मत भी आपके साथ में कभी कभी होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से भाई वो बंदा पॉलिटिक्स में कदम रखा था जनरल बनने के बाद, और वो फर्स्ट कॉन्सुल बना था फ्रांस का। और एट द एंड 1804 में वो बंदा टेक ओवर करता है और खुद को एज एन एम्परर डिक्लेयर कर देता है फ्रांस का, और अगले 10 सालों तक रूल करता है भाई। और जहां जहां वो बंदा जाता है, जितने भी, सार्डिनिया उनका दुश्मन था भाई, ऑस्ट्रिया उनका दुश्मन था, सबसे वो ट्रीटी कर लेता है। और इनफैक्ट वो बस उन कंट्रीज को हराता नहीं है, किंगडम्स को, उनके अंदर घुस के बकायदा उनके लोगों को फ्रीडम तक दिलवा देता है कि ले तेरे यहाँ भी अब से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिपब्लिक रहेगा। तो उसका जो इमेज था ना, एक कॉन्करर से एक लिबरेटर के जैसा बन जाता है भाई, कि यार ये तो हमें आजादी दिलाता है भाई, नेपोलियन तो भगवान है, ये आते हैं, लड़ते हैं, जिताते हैं, हम लोग का जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन कहते हैं ना भाई, आपका सक्सेस जो है वो एक ना एक दिन आपका एरोगेंस बनता है, ठीक है। सोचो भाई, बंदे का सबसे बड़ा गलती क्या होगा, इसने सभी अगल बगल के स्टेट्स को तो हराया, नेपोलियन ने उंगली कर दिया रशिया, ठीक है। जिसका नाम इतना खराब है भाई। और रशिया से जो वो बंदा इतनी बुरी तरह हारा था ना भाई, ठीक है, और उसके बाद उसको सीधे बैनिश कर दिया गया था एक आइलैंड में, जिसके बाद उसका बाकी का जिंदगी वहीं बीता था भाई, जेल में, ठीक है, और वहीं पे उसकी मौत हुई थी। लेकिन यही कहा जाता है कि नेपोलियन जो है, ठीक है, ऑफ कोर्स और डिटेलिंग में मैं जाता, लेकिन भाई ये उतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसपे इतना करें, और ऑफ कोर्स यार कोई हिस्ट्री लेक्चर का क्लास भी नहीं है, लेकिन पूरा प्रीमाइज ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके कि किस तरह नेपोलियन असेंड किया और वो क्यों इतना पॉपुलराइज हुआ। वो अपना इमेज चेंज कर दिया था भाई, था वो डिक्टेटर, इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन लोग उसको लिबरेटर मानते थे, ठीक है। तो ये वो सिनेरियो है। और अगर मूवी रिलीज हो, जो भी लोग थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते होंगे जरूर जाएगा, क्योंकि मैं जरूर जाऊंगा भाई, क्योंकि ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स पे मूवीज बनती हैं भाई, जिनके बारे में बहुत जगह पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है, तो देखना चाहिए भाई। डॉक्यूमेंट्रीज तो हम बचपन में काफी देखते थे, हिस्ट्री टीवी 18 ये सब पे भाई,
ठीक है। और बुक्स तो हमने कभी पढ़ी नहीं इंटरेस्ट से उतना, फ्रेंच रेवोल्यूशन 8th 9th में, तो उनके लिए पढ़ लिया जो होता तो 9th क्लास में 55 है नहीं आते। ये पूरा समरी है, ग्लिम्स है, कुछ भी याद ना आए मेरा पॉडकास्ट देख के लिख दीजिएगा, ठीक है। फ्री में हम यहाँ क्लासेस भी देते हैं। तो ये है नेपोलियन के ऊपर भाई, जरूर देखिएगा, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है। ऑफ कोर्स मूवी में वो और डिटेलिंग में दिखाएंगे भाई, हिस्टोरियन से बात करके।